अरे इतनी बीमार तो नहीं थी कि तुम भागी चली आई। तनावुश को देखते ही बुशरा कहने लगी, वो बेचारा भी क्या सोचता होगा, इस लड़की को मैके के अलावा कोई काम नहीं सोचता। तनावुश बोली, अगर बुलाना नहीं था तो तबीयत की खराबी का क्यों बताया, अब इतनी भोली बन रही हैं। वो सरहाने की जानिब बैठकर माँ का सर दबाने लगी। बुशरा ने कहा, इत्तला देने का मतलब बुलाना होता है। वो माँ के माथे पर झुक गई। हाँ ना। माँ ने कहा, अच्छा अपने उनसे पूछा था या वैसे ही भागी चली आई। तनावुश बोली, पहले दिन बगैर बताए आई थी, खफा हो रहे थे, अब जरूर पूछती हूँ। माँ ने कहा, तुम पर सही रोब जमाया हुआ है, इसका मतलब है काफी अच्छा आदमी है। तनावुश बोली, वो बहुत अच्छे हैं माँ जी। अभी पता है अपनी तिजोरी का नंबर बताकर मुझे कह रहे थे कि जितनी रकम चाहिए निकाल लूं। बुशरा ने मुंह बनाया, बोली, तो तुम्हें पैसे देने से वो अच्छा हो गया है, शॉपिंग के लिए तो साथ लेकर जा नहीं सका कभी। तनावुश बोली, माँ जी तंग न क्या करें। बुशरा बेपरवाही से बोली, ना मानो। तनावुश मुंह टेढ़ा करके बोली, एक झूठी तसल्ली नहीं दे सकती और कहती हैं माँ नहीं सहेली हूँ। बुशरा हंसी, बोली, झूठ का फायदा। तनावुश ने कहा, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके खिलाफ बात करे। माँ ने कहा, अच्छा अब आ गई हो तो चाय ही ले आओ। तनावुश सर हिलाती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। माँ के लिए चाय बनाकर वो घर के काम करने लगी। बुशरा सो गई थी। घर के कामों से फारिग होकर उसने सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेटते ही कबीर दादा का वजीह चेहरा आंखों के सामने नमूदार हुआ और उसके होंठों पर मुस्कुराहट छा गई। कभी तो मानेंगे कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। ख्यालों ही ख्यालों में वो उससे ऐसी बातें करने लगी जो अभी तक सामने नहीं कर पाई थी। रात के खाने पर उसने एक दो निवालों के बाद हाथ खींच लिया। बुशरा ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, जी नहीं चाह रहा माँ जी। बुशरा मानी खेज लहजे में बोली, उसने तो डटकर खा लिया होगा। वो चिढ़ते हुए बोली, तो नाक भूं चढ़ाते हुए बुशरा बोली, मेरी बला से, और खाना खाती रही। उसकी तबीयत अब बेहतर थी। ईशा की नमाज पढ़कर वो सोने के लिए लेट गई। अपनी और माँ की चारपाई उसने सहन ही में लगा ली थी। माँ जी, क्या मर्द कभी मोहब्बत का इतराफ करते हैं? बुशरा हंसी, बोली, हाँ, जिन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए वो एक मिनट नहीं लगाते। ये तो है ही मर्दों का शोभा। औरत बेचारी तो बस शर्मा कर चेहरा झुका लेती है और उसका इजहार मोहब्बत हो जाता है। वो बोली, तो वो क्यों अपनी मोहब्बत छुपाते हैं? बुशरा ने उसे छेड़ा, उसे मोहब्बत होगी तो इजहार करेगा ना, जरूरी तो नहीं कि हर खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाया करे। तनावुश बोली, वो बस अपनी मोहब्बत छुपाते हैं, वरना मेरी हर बात मानते हैं, बस थोड़ा सा बेजारी का इजहार करते हैं। बुशरा बोली, साफ जाहिर है वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। उसने खफा होकर माँ की जानिब पीठ मोड़ ली। बोली, आपसे बात करना ही फजूल है। बुशरा हंसी, बोली, खफा क्यों हो रहे हो? तनावुश बोली, बस मुझे तंग कर रही हैं। बुशरा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, शायद उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इसी वजह से उसे मालूम नहीं कि मोहब्बत कैसे की जाती है। वो बोली, हाँ ना, यही बात है माँ जी। उसने फौरन माँ की जानिब रुख फेरा। बुशरा बोली, तो तुम किस कॉलेज में मोहब्बत की क्लासें हासिल करती रही हो? वो हकलाई का क्या मतलब? बुशरा ने उसे लताड़ा। बोली, बालिश्त भर की हो और तुम्हें मोहब्बतों के बारे में खूब मालूम है। वो तुमसे दुगनी उम्र का होकर कुछ भी नहीं जानता। बड़ी आई मोहब्बत पढ़ाने वाली प्रोफेसर। वो बोली, सो जाए माँ जी, मुझे नींद आ रही है, और वो मुंह बसोरे लेट गई। बुशरा खिलखिलाकर हंसी, बोली, सच सुनना इतना भी आसान नहीं होता। वो चिल्लाई, अभी आपसे मिलने नहीं आऊंगी, समझी आप? बुशरा ने उसे पुचकारा, अरे मेरी शहजादी खफा हो गई? वो बोली, नहीं हूं मैं शहजादी, अगर खूबसूरत होती तो वो ये ना कहते कि 2-3 दिन घर पर गुजार लो, उन्हें जरा भी तो मोहब्बत नहीं है मुझसे। बुशरा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। ये कहाँ मुमकिन है कि मेरी शहजादी किसी को प्यारी न लगे। तनावुश बोली, आप बस मुझे झूठी तसल्लियां देती रहें। माँ ने कहा, अच्छा अगर आज रात उसकी कॉल आ गई, बेशक कुछ भी कहे या पूछे, तब तो समझ लेना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें याद कर रहा है। दूसरी सूरत में तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि दीवार से सर फोड़ रही हो। उसने फौरन तकिए के नीचे रखा मोबाइल फोन उठाकर अपनी छाती पर रख लिया। उसके साथ ही वो उसकी कॉल आने की दुआएं करने लगी, गोया कबीर दादा की कॉल ना हो, मोहब्बत करने न करने का फैसला हो। बुशरा को नींद आने लगी थी, वो सो गई, मगर तनावुश कॉल के इंतजार में जागती रही। एक दो बार खुद उसका जी चाहा कि कबीर दादा को कॉल कर ले, मगर फिर उसके दिल का हाल जानने की तमन्ना में वो कॉल न कर सकी। गाहे गाहे वो मोबाइल की स्क्रीन जलाकर वक्त भी देख लेती। हिंसों ने 1:45 होने का ऐलान किया। एकदम उसका दिल रोने को करने लगा, और इससे पहले कि वो बाकायदा रोने का आगाज करती, अचानक उसे गली में किसी कार की आवाज सुनाई दी। उसके दिल की गहराइयों से दुआ निकली, काश ये उसकी कार हो। अचानक कार उसके घर के सामने रुकी। तनावुश का दिल यूं धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसी वक्त गली में कुत्तों के भौंकने की जोरदार आवाज बुलंद हुई। बुशरा की आंख भी खुल गई थी। वो नींद में डूबी आवाज में पूछने लगी, ये कम बखत इतना ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं? तनावुश बोली, अम्मी जान, कोई कार दरवाजे पर आकर रुकी है और मुझे शक है कि आपके दामाद जी आए हैं। बुशरा ने मुंह बनाया,
बोली, लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं, तुमने जागते हुए यही काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो माँ की बात का जवाब देती, मोबाइल फोन बजने लगा। स्क्रीन पर कबीर दादा का नाम जगमगा रहा था। फौरन कॉल वसूल करने का बटन दबाकर उसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, जी। उसके साथ ही एक हाथ से दुपट्टा अपने सर पर ठीक करती हुई वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। शाम की अजान के वक्त कबीर दादा घर की तरफ लौट रहा था। इम्तियाज ने साथ बैठे बख्श को ललकारा, मैं शर्त लगा सकता हूं कि आज नमाजन फिर कहीं गई हुई है। बख्श ने मुंह बनाते हुए इनकार में सर हिलाया, मेहरबानी, और इम्तियाज कहा लगाकर हंस पड़ा। ड्राइवर ने उसका साथ दिया। घर में दाखिल होते ही उसकी खोजती निगाहें ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ उठ गईं। आज चौखट फिर खाली थी, लेकिन गुज़श्ता कल उसे कम से कम ये उम्मीद तो थी कि वो ख्वाबगाह में मौजूद होगी। आज तो ये सहारा भी छिन गया था। सुबह नाश्ते के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था, उसके बावजूद उसे भूख महसूस नहीं हो रही थी और तायुश सजी सजाई ख्वाबगाह उसे काट खाने को दौड़ रही थी। सोफे पर बैठकर उसने टाई की गिराह ढीली की। मोहब्बत भरे अंदाज में ये काम करने वाली अपने घर में बैठी थी। टाई उतार कर वो बूटों के तस्मे खोलने झुका। सब्र करो ना, खोलती हूँ। उसे लगा वो सामने बैठी उसे डांट रही है। बूट उतार कर वो काफी देर सोफे से टेक लगाए खामोश बैठा रहा। इसी दौरान दस्तक देकर राहत खाला अंदर दाखिल हुई। साहब जी, खाना लगाऊं? कबीर ने कहा, नहीं, थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। कबीर दादा भी थके थके अंदाज में खड़ा हो गया। कमीज के बटन खोलते हुए उसके दिमाग में दोबारा एक मंजर उभरा जब तनावुश के बटन खोलने पर उसने कहा था, ये बटन मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर भी खोल सकता हूँ। और उसने कहा था, हाँ, मगर इस पर वक्त सर्फ होगा, और जब मेरे जैसी प्यारी बीवी मौजूद हो तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ा कर रह गया, आ जाओ ना, वक्त तो मेरा अब भी जाया हो रहा है। सूट उतार कर उसने नीचे कालीन ही पर फेंक दिया था, खुद ही उठाओगी। उसके दिमाग में नाराजी भरी सोच उभरी और ट्रैक सूट निकाल कर पहनने लगा। तनावुश की आमद के बाद से वो एक मर्तबा भी वर्जिश नहीं कर सका था, हालांकि हफ्ते में 2 दिन सख्त किस्म की मशकें किया करता था। इस मकसद के लिए उसने घर का एक कमरा बतौर जिम्नेजियम मुख्तस कर रखा था, जहां मशीनें और डंबल बारबेल वगैरह रखे थे। ट्रैक सूट पहनकर उसने तनावुश के कपड़ों की अलमारी खोली। लम्हा भर उसके कपड़ों को देखने के बाद वो बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते हुए पसीना पसीना हो रहा था। घंटा डेढ़ जिम में गुजार कर वो बाहर निकला। पसीना खुश करके उसने जूस पिया और गुस्ल खाने में घुस गया। नहा कर बाहर निकला तो राहत खाला एक बार फिर खाने का पूछने आई हुई थी। वो बोला, राहत खाला, तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर ही खा लूंगा। वो जी साहब कहकर वापस मुड़ गई। वो भी अजीम को तैयार होने का कहकर बाहर निकल आया। ख्वाबगाह के अंदर उसे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। रात 12 बजे तक वो यूं ही मुख्तलिफ अड्डों पर जाकर वक्त काटता रहा। आज बाहर भी वक्त नहीं गुजर रहा था, हालांकि उससे पहले 1-2 बजने का पता ही न चलता था। अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होकर वो टीवी देखने लगा। सोफे से टेक लगाते हुए उसकी आंखें रैक की जानिब उठी। उसके ऊपर रखी बोतल को देखते ही उसके चेहरे पर तबस्सुम खिलने लगा। टीवी बंद करके वो बिस्तर पर लेट गया। तेज रोशनी बुझाकर उसने धीमा बल्ब जलाया और सोने की कोशिश करने लगा। दिन को भी वो आराम नहीं कर सका था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उसकी नजरें तनावुश की खाली पड़ी जगह की तरफ उठ जाती। एक रूह फरसा ख्याल उसके दिमाग में पैदा हुआ, उसके बगैर एक ही रात इस तरह गुजर रही है, हमेशा के लिए चली जाए तब क्या होगा। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद उसकी असलियत खुल जाने पर मुझे करार आ जाए। काफी देर करवटें बदलने के बाद भी वो नींद की देवी को मनाने में कामयाब न हो सका था। तनावुश की मासूम अदाएं, नाज नखरे, पेशकदमी और जारहियत उसे बेतरहा याद आ रही थी। सर के बाल मुलायम उंगलियों के लम्स को तरस रहे थे। उसने पहली बार यही कहकर उसके हाथ को दूर धकेला था, मैं इसका आदी नहीं हूँ। कितने भोलेपन से उसने कहा था तो आदत डालने, और उसे मालूम ही ना हुआ कि कब वो आदी हो गया। जब काफी कोशिशों के बाद भी नींद न आई तो अचानक उसे ख्याल आया कि किसी और लड़की को बुलाकर उसे भुलाने की कोशिश करे, मगर दिल ने वावेला ही मचा दिया। तनावुश के बगैर उसे कोई कबूल नहीं थी। जब निग्गी जैसी लड़की उसके जज्बात उभारने में नाकाम रही तो कोई और क्या कारनामा अंजाम देती, और फिर उससे रहा न गया। बिस्तर छोड़कर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और चौकीदार को बताने लगा कि इलाही बख्श को कार लगाने का कहे। वो पूछने लगा, मुहाफिजों को भी उठा दूं दादा? कबीर बोला, नहीं, इलाही बख्श को कहो कार लगाकर वो भी वापस लौट जाए, मैं अकेला ही जाऊंगा। उसकी ठीक है दादा सुनकर कबीर ने रिसीवर रख दिया। शबखाबी का लिबास उतार कर उसने शलवार सूट पहना और बाहर निकल आया। इलाही बख्श कार के साथ ही खड़ा था। उसे आते देखकर उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और कबीर दादा के अंदर बैठते ही अदब से दरवाजा बंद करके पीछे हट गया। कार स्टार्ट होते ही चौकीदार ने सूरत से दरवाजा खोल दिया था। वो घर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद वो तनावुश की गली में मौजूद था।
कोई गैर मरई ताकत जैसे उसे वहां ले आई थी। घर के सामने कार रोक कर वो बाहर निकला। गली में घूमने वाले एक दो आवारा कुत्ते उसके करीब आकर भौंकने लगे। उनसे बेपरवाह होकर उसने मोबाइल फोन निकाला और तनावुश का नंबर डायल करने लगा। वो शिश्तर रह गया जब पहली घंटी जाते ही कॉल वसूल कर ली गई थी। जी? उसकी सुरीली आवाज ने कबीर दादा के कानों में रस उंडेला। गड़बड़ाते हुए उसने बहाना घड़ा, वो हाँ, मेरी बोतल खत्म हो गई है। चाबी कहाँ रखी है? मैंने दूसरी बोतल निकालनी है। तनावुश ने मधुर हंसी से पूछा, आप इस वक्त कहाँ हैं? उसने फौरन झूठ का सहारा लिया। मैंने कहाँ होना है? बिस्तर पर लेटा हूं। अगर चाबी साथ ले गई हो तो किसी को तुम्हारी तरफ भेजकर मंगवा लेता हूं। तनावुश की मानी खेज हंसी उभरी। अच्छा, आप बिस्तर पर हैं। वैसे घर में कुत्ते कब से पाल लिए हैं? स्पीकर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है और ये आवाज मुझे काफी जानी पहचानी लग रही है, यूं जैसे मेरी गली के कुत्ते हों, बल्कि वो कमबख्त अब भी भौंक रहे हैं। कबीर दादा मिनमिनाया, मुझे क्या पता। वो एकदम दरवाजा खोलकर बाहर निकली। फिर किसको पता होगा। 16-17 के चांद की रोशनी में उसका मोहना चेहरा दमक रहा था। मोबाइल फोन कान से हटाते हुए वो सुबह रवि से उसके करीब पहुंची। तो ये है आपकी ख्वाबगाह? वो बोला, मैं तो बस चाबी लेने आया था। उसने एक बार फिर झूठ बोलकर अपनी बेसाख्तगी और बेचैनी पर पर्दा डालने की कोशिश की। वो शोखी से हंसी। सच में? कबीर दादा खफीफ हो गया। हाँ, किसी अनजानी डोर से बंधा हुआ वो वहां पहुंच तो गया था, लेकिन अब उसे इकरार करते हुए खिफ़त महसूस हो रही थी। बुशरा खातून दरवाजे पर नमूदार हुई। माँ को देखते ही उसने हया आलूद लहजे में कहा, माँ जी, आप दरवाजा कुंडी कर दें, मैं घर जा रही हूँ। बुशरा ने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कबीर दादा से पूछा, बेटा खैरियत तो थी? वो बोला, खाला ये अलमारी की चाबी साथ लेकर आ गई थी, मैं अभी घर लौटा तो सोचा चाबी ले आऊं। वो दोनों को तंग करने की ख्वाहिश में थी। बोली, हाँ तो चाबी ले जाए ना। तनावुश ने रूहान सा होते हुए कहा, अम्मी जान। और बुशरा ने हंसते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कबीर दादा ने इत्मीनान भरा गहरा सांस लिया। तनावुश ने शरारती लहजे में कहा, चलें बैठे, इससे पहले कि वो लौट आए। और कबीर दादा फौरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसकी कार मुड़ते ही वो खिसक कर करीब हुई और उसके कंधे पर सर टिका दिया। खाना खा लिया था? उसकी खुशबू से कार की अंदरूनी फजा महक उठी। कबीर दादा खोए खोए लहजे में बोला, हाँ खा लिया था। एक लम्हा खामोश रहकर वो तयक्कुन से बोली, मैं जानती हूँ आपने नहीं खाया। उसने बेसाख्ता पूछा, तुम कैसे कह सकती हो? वो बोली, क्योंकि मुझसे भी नहीं खाया गया। वो अपनी वारफ्तगी और चाहत पहले भी नहीं छुपाती थी और अब भी बेबाकी से इजहार कर रही थी। मुश्किल तो कबीर दादा को पेश आ रही थी, जिसका रुआ रुआ उसका मुतलाशी होने के बावजूद इजहार नहीं कर पा रहा था। कबीर बोला, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम घर जाकर राहत खाला से पूछ लेना। तनावुश बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अभी खाना खाना है और वो भी किसी होटल में। कबीर ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। इस वक्त सुइयां 2 का हिंसा उबूर कर गई थी। वो हट धर्मी से बोली, हाँ अभी और इसी वक्त किसी होटल में खाना खाकर मुझे साहिल समंदर पर ले जाना, मैं चांद की रोशनी में आपके साथ घूमूंगी। वो बोला, पागल हुई हो? उसने लाड भरी नाराजी से पूछा, ले जाना है कि नहीं? और कबीर दादा ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कार साहिल की जानिब मोड़ दी। वहीं किसी होटल में वो उसे खाना भी खिला सकता था। रात के उस वक्त भी सड़कों पर अच्छी खासी ट्रैफिक रवान थी। थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े होटल की पार्किंग में कार रोक रहा था। होटल के हॉल में उस वक्त भी काफी गाहक नजर आ रहे थे। कोने की मेज का इंतखाब करके उसने नशिस्त संभालते हुए मेन्यू कार्ड उठा लिया। क्या खाओगी? वो शौकी से बोली, कोई ऐसी चीज जो आप अपने हाथों से मुझे खिला सके। वो बोला, मस्तियां न करो, ये ख्वाबगाह नहीं होटल का हॉल है। तनावुश ने मुंह बसोरा। वहां कौन सा आप मुझे गले से लगा कर रखते हैं? कबीर दादा के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। नाशुक्री कहेंगी। और वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। अच्छा बताओ ना, क्या खाओगी? वो बोली, कुछ भी मंगवा लो, मगर उसके बाद आइसक्रीम जरूर खाएंगे। कबीर दादा सर हिलाकर अपनी मर्जी का खाना मंगवाने लगा। तनावुश के साथ चंद लम्हे बिताते ही उसे भी सख्त किस्म की भूख का एहसास हो रहा था। बैरे के खाना लाने तक वो उससे दिन की कारगुजारी सुनने लगी। कंधे उचकाते हुए उसने एक और झूठ बोला, सोया रहा हूं, सारा दिन कोई काम नहीं किया। तनावुश ने मुंह बसोरा, अब मुझे जलाएं तो नहीं ना? और कबीर दादा खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसमें जलने की कौन सी बात है भला? वो बोली, बस मैं आपसे नहीं बोलती। मसनूई अंदाज में मुंह फुलाते हुए वो हाथों के प्याले में अपना मनमोहना चेहरा रखकर कबीर दादा को घूरने लगी। कबीर दादा की हालत गैर होने लगी थी। उसका जी चाहा सबसे बेनियाज होकर उसे बाहों में भर ले। वो उतनी ही मासूम, भोले भाली और प्यारी लग रही थी। उसी वक्त बैरा खाने की ट्रे उठाए नमूदार हुआ। बैरे को मेज पर बर्तन सजाते देखकर वो हैरत ज़दा सी रह गई। इतना ज्यादा खाना मैं कैसे खाऊंगी? कबीर दादा ने उसे तसल्ली दी, चलो मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगा। और फिर उसे खूब डट कर खाते देखकर मानी खेज लहजे में बड़बड़ाई, झूठा,
कबीर दादा ने उसे घूरा, ये झूठा कैसे कहा? वो खिलखिलाई, झूठे को? वो बोला, कितना मना करता हूं कि बदतमीजी ना क्या करूं। वो शरारत से बोली, ये बदतमीजी नहीं है कबीर जी, इजहार मोहब्बत है। कबीर बोला, बदतमीज। इस मर्तबा उसने आइसक्रीम का अध खाया प्याला अपने सामने से हटा दिया। तनावुश बोली, आइसक्रीम खाना छोड़ा तो कसम से इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर दूंगी कि पूरा होटल जमा हो जाएगा। वो फौरन धमकी पर उतर आई थी। कबीर ने दोबारा प्याला करीब करते हुए कहा, फिर बकवास क्यों करती हो? वो बोली, करूंगी बकवास, कहूंगी कबीर कबीर कबीर, आप मुझे रोक कर दिखाएं। कबीर बोला, एक थप्पड़ से सारी शोखी हवा हो जाएगी। वो बोली, अब तो अकेले में कह रही हूं, थप्पड़ मारा तो सबके सामने भी यही कहूंगी। वो बोला, क्या? तनावुश बेसाख्ता बोली, कबीर। और कबीर दादा हंस पड़ा। उसे देखकर वो एकदम शर्मा गई। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? वो बोला, अच्छा, मजाक उड़ाने वाला भी मैं हो गया। वो बोली, अब सारा कप खुद ही तो खाली ना करे ना। उसके सामने पड़ा कप उठाकर तनावुश ने अपने कप में बची हुई थोड़ी सी आइसक्रीम उसके सामने रख दी। उसे यूं ही शौक से आइसक्रीम खाता देखकर कबीर दादा ने बेसाख्ता पूछा, और मंगवा लूं? वो बोली, नहीं नहीं, अब चलते हैं। अपना कप खाली करते हुए वो उठ खड़ी हुई। कबीर दादा ने बैरे को इशारा करके बिल मंगवाया। बिल के मुंतरजात पर एक नजर डालकर उसने जेब से एक बड़ा नोट निकाला। बाकी तुम रख लेना कहकर वो तनावुश को साथ लिए चल पड़ा। शुक्रिया सर। बैरे की ममनूनियत भरी आवाज पर उसने सर हिलाने पर इक्तिफा किया था। तनावुश ने पूछा, जब गर्लफ्रेंड साथ होती है तो लड़के बड़ी बड़ी बख्शिश क्यों देते हैं? उसकी शोख बात ने एक बार फिर कबीर दादा के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी। बोला, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? तनावुश बोली, लड़की भी हूँ, दोस्त भी हूँ, महबूबा भी हूँ और बीवी भी। इतने रिश्तों के होते हुए भी मुझे नजरअंदाज करते रहते हैं आप। उसने मुंह बसोरा। वो कार के नजदीक पहुंच गए थे जब कबीर ने पूछा, ये महबूबा और दोस्त कब से बन गई? कबीर दादा का हाथ पकड़कर उसने अपनी जानिब मुतवज्जे किया। क्या नहीं हूं? कार पार्किंग में जलती रोशनी उसके रोशन चेहरे को जगमगा रही थी। काली सी आंखें कबीर दादा पर जादू करने लगी। वो बेखुद होने लगा था। 2-3 लम्हे यूं ही उसकी आंखों में देखने के बाद कबीर दादा के मुंह से फंसे फंसे अल्फाज बरामद हुए। हो ना। एक खूबसूरत मुस्कान उसके लबों पर जाहिर हुई और वो मधुर लहजे में बोली, कबीर। कबीर दादा मुकम्मल हिप्नोटाइज हो चुका था। बेसाख्ता बोला, जी। न जाने उसकी आंखों में कितनी चाहत उमड़ आई थी। तनावुश ने फौरन शर्मा कर आंखें झुका ली। चले। एकदम झुरझुरी लेते हुए कबीर दादा ने खुद को उस मंजर के शहर से निकाला और कार का दरवाजा तनावुश के लिए खोल दिया। बैठो। वो नाज भरे अंदाज में बैठ गई। दरवाजा बंद करके कबीर दादा घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया और कार आगे बढ़ा दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।